नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनकही द टॉक शो में। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबसे कह नहीं पाते या कुछ अनकही रह जाती हैं। ये टॉक शो कुछ ऐसी ही बातों के बारे में है। मैंने जीवन में कहीं पढ़ा था कि किताबें तो पढ़ती ही हो, ज़िंदगियाँ पढ़ा करो। ज़िंदगियाँ पढ़ के कई अनुभव होते हैं। तो ये एक तरीका है मेरा ज़िंदगी पढ़ने का। इस टॉक शो में आज की हमारी मेहमान हैं नीलम सक्सेना चंद्रा जी। मैं आपको नीलम सक्सेना चंद्रा जी का एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी और फिर हम उनसे ये बातचीत शुरू करेंगे। नीलम सक्सेना चंद्रा जी वर्तमान में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। वे एक बहुप्रशंसित साहित्यकार हैं। आपने अब तक 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 39 काव्य संग्रह और 16 बाल पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आपको गुलज़ार द्वारा पुरस्कृत किया गया है व रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी सम्मान तथा रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम 1 वर्ष में सर्वाधिक पुस्तक प्रकाशन के लिए दर्ज है। फोर्ब्स ने 2014 में उन्हें भारत के प्रमुख लेखकों में स्थान दिया है। बहुत-बहुत स्वागत है नीलम जी आपका और बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए आपसे इस बातचीत का। और अब हम शुरुआत करते हैं नीलम सक्सेना जी से। मेरी जो मुलाकात हुई वो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के ज़रिए हुई, तो मैं बातचीत वहीं से शुरू करना चाहूँगी। वे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की संस्थापक हैं और हम बातचीत यहाँ से शुरू करेंगे कि कहाँ से वो बीज पड़ा? कहाँ से शुरुआत हुई इस ग्रुप की? क्योंकि हमारे कई देखने वाले भी ज़रूर इस ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से जुड़कर। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के बारे में बात करें। नीलम जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता। लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का जहाँ तक सवाल है, ये 2011 में हमने इसकी छोटी सी शुरुआत की थी। तब जी, बहुत कम लोग हुआ करते थे और हम उतने ही लोग चाहते थे, और इसी तरह से वो कुछ 15 एक लोग थे और करीब 2-3 साल तक वैसे ही चलता रहा। हम लोग कविताएं सीखते रहे, लिखते रहे। जी, फिर कविता तो सबको आती है, बट यानी कविता के तरह तरह के फॉर्म सीखते रहे और जी, एक दूसरे को जुड़ते प्रॉम्प्ट रहे, देते जी। थे। हाँ, एक दूसरे को प्रॉम्प्ट देते थे, फिर बोलते थे इस तरह की लिखनी है, इस तरह की लिखनी है। फिर हमको लगा कि नहीं, इसका दायरा कुछ बड़ा करना चाहिए, तो हमने औरों को भी इस ग्रुप में आने दिया। परंतु जी, तब ये कहाँ तक जाएगा, इसका हमको शायद आइडिया ही नहीं था। आज तो 2 एक लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। उससे भी ज़्यादा होंगे शायद। हाँ, बधाई लगभग आपको। 3 लाख हैं। जी, तो जी, हुआ ऐसा कि जब मैं पहली बार ऐसा चाहती थी कोई स्टेज, तो मैंने देखा कि नए कलाकारों को बहुत उत्साहवर्धन सब नहीं करते। कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। लगता था कि नहीं, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए। वो फोरम मैं बनाऊंगी ये भी मैंने नहीं सोचा था। परंतु फिर हुआ कुछ यूं कि जब कोविड आया, हमने देखा कि हर तरफ बहुत निगेटिविटी है। तो ये हमने कुछ बहुत अपने निराशा का दौर था। जी जी, तो मैंने सोचा कि कुछ पॉजिटिविटी की ओर ले जाया जाए कविताओं के द्वारा। तो हम लोग तब अपने पेज पे सिर्फ पॉजिटिव पोएम्स अलाउ करते थे। कुछ ओह! सोलो शोज हुए, कुछ ग्रुप शोज शुरू किए हमने, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। तब तो एक ये टीवी चैनल की तरह हो जाता था, जहाँ 3-4 हजार लोग एक साथ इससे जुड़ रहे होते थे। अब अच्छा, तो ऑफ बहुत कोर्स बढ़िया। ऑनलाइन थोड़ा कम हो गया है, फिर भी हमारे शोज को 2-3 लाख तो व्यूज मिल ही जाते हैं। जी, जी, हाँ, मैंने देखा और क्योंकि मैंने वो फेस्टिवल अटेंड किया लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का, भाषा एंड बियॉन्ड और इतने प्रतिभाशाली लोग एक साथ, मैं बहुत प्रभावित हुई सभी से क्योंकि सबको जोड़कर रखना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अलग-अलग जगह से अलग-अलग विधा के लोग, तो निश्चित ही आपने एक बहुत बड़ा काम किया है
और आप कुछ बताना चाहेंगी, आप जो कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होती हैं, अगर उनसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे कुछ तो मंथली कॉन्टेस्ट्स होते हैं जिसका हम अनाउंसमेंट हमारा जो एक वेबसाइट है जिस पे मुख्य ओके, तौर पे ये काम करते हैं अनूप जालान और उनकी टीम। ओके। तो उस पे हम लोग अनाउंस कर देते हैं कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट को उसके अलावा हम लोग मैं ये इसकी लिंक अभी अपना जो शो चल रहा है उसमें जी, जी। डाल देती हूँ ताकि जो हाँ, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है आगे वो लोग करते रहे। हाँ तो जी, हम ज़रूर, इनकी ये बेहतर होगा। तो इसकी हम लोग सभी को जानकारी मिल जाती है इस तरह से। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है जो कि फेसबुक पे है, एक ग्रुप है जो कि व्हाट्सएप पे है, तो दोनों में इनकी जी, जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। जी, जी। तो मैं ज़रूर हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि नए कलाकारों के लिए, ख़ासकर नए पोएट्स, जो भी विधा में आप लिख रहे हैं, न कहानी है या किसी भी उसमें, ख़ासकर पोएट्री में, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए, जहाँ आपकी कला को बिल्कुल मौका मिलेगा, सराहना मिलेगी और पुरस्कार भी मिलते हैं, बहुत अच्छे पुरस्कार, क्योंकि मैं उसकी साक्षी हूँ। मैं वैसे ही ये बात नहीं कह रही हूँ, मैंने ये सब एक फेस्टिवल में अटेंड करके देखा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करेंगी कि ज़रूर इस ग्रुप से जुड़िए। जैसे लिटरेरी वॉरियर है, ये सैनिक हैं जो पूरी तरह समर्पित हैं साहित्य के लिए और मुझे खुशी है कि अब मैं भी इसका हिस्सा हूँ। और अब हम ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं नीलम जी। काफ़ी अनुभव है आपको। मैं शुरुआत करूँगी इस बात से कि आप स्वयं को कैसे परिभाषित करती हैं? मैं तो थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि मैंने वो सत्र अटेंड किया था फेस्टिवल में, लेकिन हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप स्वयं को कैसे परिभाषित करती हैं? बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, परंतु जी, धन्यवाद। मुझे परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। मुझे जी, बिल्कुल। खुद को परिभाषित करते करते मैंने इतनी सारी कहानियां, कविताएं और उपन्यास लिख दिए हैं, परंतु फिर भी अभी मैं खुद को खुद ही नहीं समझ पाई हूँ पूरा, तो औरों के लिए क्या परिभाषित कर पाऊंगी इसे। जी, जी। परंतु फिर भी हार ना मानना ये मेरा सबसे बड़ा शायद इसको कह सकते हैं परिभाषा है या क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता। फाइटर, अगर मैं जुझारू, जुनून, जुनूनी, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जोश, जुनून, ये सब उत्साह, ये सब मेरी रग-रग में भरा है, बचपन से भरा है। और इसके लिए मेरी माँ ने बहुत इसके लिए प्रयत्न किए हैं और जी, मुझे जी। हारती हूँ, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कभी हारते नहीं, हारती हूँ, परंतु हर हार को एक आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाकर अभी तक मैं चलती आई हूँ और आगे भी ऐसा ही करती रहूं, ऐसी आशा है। जी, जी, बिल्कुल शुभकामनाएँ। हम सबके लिए प्रेरणा हैं आप और माँ हम सबकी पहली गुरु होती हैं। मैंने देखी है आपने बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी थी अपनी माँ के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगी? क्या प्रभाव रहा आपके जीवन पर उनका? अगर आप और कुछ जोड़ना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई बहुत मीन्स ऐसे परिवार में नहीं बिलॉन्ग करती थी जहाँ पे लड़कियों को कुछ करने के लिए बहुत उत्साहवर्धन किया जाता है। मैं ऐसे जी, परिवार जी। से बिलॉन्ग करती थी जहाँ पे लड़की के लिए सिर्फ शादी एक ये माना जाता था रास्ता या मंजिल। तो शादी करना जी, तो जिंदगी का एक हिस्सा है ही, परंतु ये मेरी माँ ने समझाया कि नहीं बेटा, जो लोग बोलते हैं, परंतु तुमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और ओके। जो है अपने हुनर को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना है और फिर तुमको जॉब करना नहीं करना ये तो तुम्हारी चॉइस है, परंतु जी, जी। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब जरूरत हो मैं कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी और हार नहीं मानूंगी। जी, बिल्कुल, समय तो अब जाके थोड़ा बदला है। आप ही नहीं मुझे लगता है उस दौर की सभी लड़कियों ने कहीं न कहीं ये स्थिति फेस की होगी कि
बस शादी ही वही पढ़ाया भी जाता था तो होम साइंस पढ़ा दिया जाता था। आपने इंजीनियरिंग किया है उस दौर में, तो वहां तक कैसे पहुंची और अपने स्कूली जीवन की कोई याद अगर आप शेयर करना चाहें, बचपन की कोई ऐसी याद जो अब तक आपके साथ हो, छोटी सी कोई बात जिसने आपको जो आपको कुछ सिखा गई हो। बचपन को तो कोई नहीं भूल सकता। जी बाकी बातें हम बाद की बातें भूल जाते हैं, पर बचपन की बातें नहीं जी भूलते। जी, क्योंकि वो तो बहुत वो गहरी छपी होती है हमारे अंतर्मन में। जी जी जी। तो मुझे तो ऐसा एक सपना दे दिया था माँ ने कि कुछ बनना है। और मुझे सिक्स सेवेंथ से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ना है। मुझे ऐसा लगने लगा था तब तक कि ये मेरी मंजिल है। और मार्क्स तो खैर बहुत अच्छे मिलते थे, और ओके। भगवान की कृपा थी। और मीन्स मैं बहुत चुटकियों में सब कुछ सॉल्व कर लेती थी। यानी मेरा एक बार सिलेबस चेंज हुआ था हाँ हाँ। कॉलेज स्कूल का। तो टीचर ने जी जी। मुझे पुस्तक लाके दी और बोला इसको कितने दिन में कर लोगी। उन्होंने पढ़ाया नहीं था, ये साल की स्टार्टिंग थी। ओके। तो मैंने बोला 1.5-2 महीना। तो उन्होंने बोला नहीं 1 महीने में कर दो, तो मैंने 1 महीने में करके उन्हें दे दी। पूरे साल का सिलेबस? जी। बचपन से ही प्रतिभाशाली हैं आप, इसका मतलब। जी बहुत बढ़िया। जुनूनी हूँ। और इंजीनियरिंग तक का सफर फिर कैसे रहा? बहुत मुश्किल होगा उस दौर में तो। मैं नहीं जानती क्या एंट्रेंस होती थी, थोड़ा बताइए। और कैसा रहा अनुभव इंजीनियरिंग का? महाराष्ट्र में मैंने इंजीनियरिंग की है, तो वहाँ 12th के जी जी। मार्क्स के बेसिस पे तब एडमिशन हुआ करता था। एडमिशन होता था, ओके। तो आपको 90% के ऊपर तो चाहिए ही होते थे अगर आपको उसी शहर में करना है तो मुझे ओके, 90%। पहले ही कह दिया गया था कि करना है तो नागपुर में करना है। तो उसके लिए मुझे 90+ तो चाहिए ही थे। और कोई ब्रांच जो जिसके बारे में मैं सोच रही थी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में करना था, तो उसके हाँ लिए हाँ। 92-93 चाहिए थे। तो बस भगवान की कृपा से मुझे उस साल गणित में पूरे नंबर मिले, जो कि तब नहीं मिला करते थे इतनी आसानी से। आउट और ऑफ मार्क्स बड़ी बात है। आप बार बार भगवान की कृपा जरूर बोल रही हैं, लेकिन ये असल में आपकी मेहनत है नीलम जी। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान भी उसका साथ देता है जो खुद, है ना, एक कदम तो इंसान को बढ़ाना ही पड़ता है। बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद आप पर रहा है, लेकिन ये उस दौर में ये कमाल कर लेना और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बधाई आपको। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। कितनी लड़कियां थी आपके बैच में? 300 में कुछ 12-14 लड़कियां थी बस। जी जी। काफी अटेंशन मिलता होगा ऑन द लाइटर साइड। मिलता तो था, परंतु आप तो मेरा पूरा पढ़ाई में ही फोकस, लगे होंगे। हाँ नहीं, मेरा फोकस हरदम क्लियर रहा कि कब क्या करना है। तो जैसे जी जी। मैंने एक वो सिक्स सेवेंथ में मैं लोगों की ऑटोबायोग्राफी बहुत पढ़ती थी साइंटिस्ट की। और मुझे ओह। कहीं था, हाँ, तो मेरा जो मैथ साइंस का शौक है उसके साथ लिटरेचर का शौक चलता रहा। तब मैं इंग्लिश लिटरेचर ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि मेरे स्कूल में इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाती थी। हाँ महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो बस दोनों साथ साथ चलते रहे। और दोनों का यानी लिटरेचर कुछ हद तक मुझे मेरे मंजिल तक ले जाने में कामयाब हो रहा था, ओके। और कामयाब कर रहा था। और फिर जो है मैं फोकस्ड रही, मैं इधर उधर नहीं देखती थी। मेरे जो अच्छा। स्कूल की जी। सहेलियां हैं वो जानती ही नहीं है कि मैं बोलती क्या थी। और जो इंजीनियरिंग अच्छा। कॉलेज की सहेलियां हैं उनको लगता है ये कब बोलना बंद करेगी, क्योंकि जब अच्छा, मैंने एक एकदम बार परिवर्तन हुआ था, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा। फोकस क्लियर था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हाँ मिलने लगे। तो मुझे हाँ, लगा कि एक बार अब आप तो पहुंच गए वहां तो फिर आप थोड़ा खुल भी जाते हो। हाँ और थोड़ा कॉलेज लाइफ रिलैक्स। थोड़ा तो खोलती ही है। बिल्कुल। मेरी बहुत खूबसूरत सखियां थी जो इन्होंने मुझे जी जी। बहुत बाहर निकलने में मदद की। जी बिल्कुल, होते हैं हमारे दोस्त ही हमारे जीवन का वो एक हिस्सा होते हैं जो हम चुनते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं।
और इसीलिए वो बहुत ख़ास होते हैं और वो ज़रूर हमें बदलते हैं, हर दोस्त हमारी ज़िंदगी में कोई न कोई बदलाव लेकर आता है। तो इंजीनियरिंग हुई, तो उसके बाद का पड़ाव आता है एक जॉब का और लगभग उसी समय प्रेशर आता है शादी का। आज भी हर लड़की कमोबेश ना भारत में चीज़ें बदली नहीं है। अगर आप कहोगे कि पहले जॉब करना चाहती हो तो फिर से बात वही आती है कि नहीं-नहीं आप पहले शादी कर लो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो क्या स्थिति रही आपके साथ? नहीं, मेरी तो मेरे फादर चूंकि थोड़े कंजर्वेटिव थे तो वो तो हर कुछ दिन में मेरी शादी करवा ही देते थे। कोई प्रपोजल आ जाता था वो हाँ बोल देते थे। फिर मैं ओह! जो है अच्छा, ठोकती थी कि मैं तो नहीं करूंगी, और माँ साथ देती थी क्योंकि उनका ये रहता था कि नहीं, एक बार पढ़ लो फिर सपोर्ट रहता था। जी, जी, शादी तो ज़रूर। हो ही जाएगी। तो जो है मैं 21 साल में मैं अपना जॉब करने लगी थी। ओह! और बहुत अच्छा। जी। हाँ, मैं जैसे इंजीनियरिंग की, मैं मुझे याद है अभी भी कि 30 जून को 29 जून को रिजल्ट आया था, 30 जून को मैंने पहला जॉब ज्वाइन कर लिया। और ये फिर याद रहती है चीज़ें, बड़ी उपलब्धि है मतलब प्लेस हो गई थी आप कैंपस के थ्रू ये इमीडिएटली या मतलब आपकी शायद कोशिशें जारी रखी होंगी आपने, पढ़ते हुए भी। हाँ, फिर इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था और पता चल गया था मैं क्या हूँ। तो मुझे जी, जी। एक नहीं 5-6 जॉब ऑफर्स मिल गए थे। तो मैंने ओह! तो बहुत चुना बढ़िया। कि मुझे कहाँ करना है। जी, जी, बधाई फिर बिल्कुल, मुझे बहुत ही फिर मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का मन किया, फिर उसकी तरफ मैं फोकस्ड हो गई, और फिर उसके 2 साल बाद का जो एग्जाम हुआ उससे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवे में आ गई। जी, बहुत ही प्रेरणादायी सफ़र। ये तो रहा इंजीनियरिंग सर्विसेज़ तक का सफ़र, रुख करते हैं साहित्य का। जैसे आपने कहा कि आप पहले इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती थी, आपको कहाँ लगता है कि साहित्य का पहला बीज आपके दिल में कब पड़ा, कैसे पड़ा? कुछ याद आता है आपको कि कुछ हाँ पढ़ के हाँ, आप बहुत बहुत। प्रभावित हुई हो? नहीं, मुझे तो मुझे एक एक कहानी, एक एक नॉवल, यानी मैं 6-7 से ही उपन्यास पढ़ने लगी थी। ऑफ कोर्स बिल्कुल। 6 स्टैंडर्ड में मुझे याद है कि पहला सो कॉल्ड उपन्यास मैंने पढ़ा था, जिसको आजकल जी, नोवेला बोलते हैं, फेमस 5। वो मुझे ओके। जी, प्राइज जी। में मिला था, मार्क्स अच्छे लाने के लिए, तो उससे मैंने शुरुआत की थी अच्छा। पढ़ने की। परंतु जी, उससे जी। पहले ही मैं लिखना शुरू कर दिया था। कविताएं मैं 6 स्टैंडर्ड से लिख रही हूँ, और ओह! 9th-10th में ये पब्लिश भी हुई, और अच्छा। चिल्ड्रन सेक्शन में नहीं हुई, ये मेन सेक्शन में हुई। और ओह! करीब बहुत बढ़िया। 70-80 लेटर टू द एडिटर मैंने लिखे थे तब। वहाँ एक न्यूज़पेपर हुआ करता था नागपुर में, द हितवाद, अभी भी है। तो उसकी हाँ जी, अभी भी मेरे पता पास है मुझे। कटिंग जी। है। हाँ, बिल्कुल आप सँभाल के भी रखते हैं, वो बड़ा एक ही लेटर हम भी लिखते थे ना संपादक के नाम पत्र और एक वो छप जाता था ना अपना नाम अखबार में छपना, वो एक बहुत ही एक उपलब्धि सी महसूस होती थी। बट बिल्कुल। स्कूल टाइम से ही आपने बिल्कुल आप कह रही है कि तब इतने 70 लेटर आपने लिखे, तो ज़रूर ज़रूर सोच तभी से वहाँ मुड़ गई थी, जी, ऐसा जी, कहा जा जी, सकता है ना? जी। ठीक है, तो पहली किताब का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ फिर? और ये अगर आप बताना चाहें कि हिंदी काव्य की तरफ आप कैसे मुड़ी? शुरू में तो मैं अंग्रेजी में ज़्यादा लिखती थी, और मुझे हिंदी में कुछ जी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हिंदी में अच्छा लिख सकती हूँ। और बस मैं ये भूल गई थी कि मेरी तो आम तौर पे जो घर पे बातचीत की भाषा है वही हिंदी है। तो एक जी। कॉन्फिडेंस की कमी थी। परंतु मेरी बेटी को कहानियां सुनाना मैंने तब से शुरू कर दिया जबकि मुझे पता नहीं कि उसको समझ में भी आता था कि नहीं। वो 1.5-2 महीने अच्छा, की थी ओके, तब से मैं कहानी सुनाती जा रही थी उसको, और जब मैं कहानी सुनाती थी तभी वो सोती थी। और ओके। बाद में तो डिमांड करने लगी कि ये कैरेक्टर्स हैं, अब इन पे आपको कहानी बनानी है, या ओके। आपको मुझे जादुई कहानी सुनानी है आज, या कोई मिस्टीरियस कहानी सुनानी है। ऐसा डिमांड आता था, और वो 5 मिनट का वक्त देती थी मुझे जिसमें मुझे कहानी बनानी होती थी। ओहो! और ये उसको घर पे ही चैलेंज मिल गया फिर तो आपको, बहुत ही अच्छी बात है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए बेटी को बिल्कुल क्रिएटिविटी क्योंकि
वो कहानियाँ सुनाते-सुनाते आप कब कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, और वो बड़ा, और बच्चों के लिए आपने काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आऊँगी उस पे। तो अच्छा, इस तरह मतलब घर के चैलेंज से शुरुआत हुई है ये। जी, जी, काफ़ी कुछ पता जी। चल रहा है आज हमें। जी, हाँ। तो कविता तक जैसे पहली किताब सबके लिए बहुत ख़ास होती है। तो मैंने तो अभी पहली एक ही किताब कविता लिखी है, मैं तो। पहली पहली किताब मेरी कविता की नहीं थी, कविताएं बहुत लिख चुकी थी तब तक। जी, जी। परंतु मैंने शुरुआत एक्चुअली पुस्तक से शुरुआत ही नहीं की। मैंने जी, सबसे पहले जो है 2 कहानियां लिख के चंपक मैगजीन के लिए भेजी थी, जी, जी, बच्चों हम की। सबने पढ़ी है चंपक। जी, हाँ। हाँ, तो वो दोनों तुरंत एक्सेप्ट हो गई। तो मुझे लगा अच्छा मैं ठीक ही लिखती होंगी। फिर नंदन, चंदा मामा, ये सब बच्चों की जो भी मैगजीन्स हुआ करती थी उस मैगज़ीन्स, सब में जी। मैं भेजा करती थी। और सरप्राइजिंगली करीब 80-90% मेरा एक्सेप्टेंस रेट रहता था इन ये सब कहानियों का। तो ओके। करीब 50-60 जब बच्चों की कहानियां प्रकाशित हो गईं, तब मुझे लगा कुछ बड़ों की कहानियां भी लिखनी चाहिए। तो जी, जी। मैंने विमेन्स ज़ेरा वगैरह में लिखना शुरू किया। तो और फिर धीरे धीरे बस बढ़ता गया। परंतु जब करीब 60-70 कहानियां हो गई थी तब मुझे लगा अपनी पुस्तक भी होनी चाहिए। आजकल जी, लोग जी, बहुत बिल्कुल। जल्दी में होते हैं पुस्तक प्रकाशित करने के। मैंने हाँ, अपने आप बिल्कुल। को थोड़ा पकने दिया, यानी अनाज जैसे पक जाता है वैसे थोड़ा सा मैंने पकने दिया। तो जब करीब जी, 50-60 बिल्कुल। कहानियां बहुत प्रकाशित ही हो बहुत ही गई। अच्छी बात कही है। मैं चाहूँगी आप इसे दोहराएँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आजकल ना किताब छपना, क्योंकि मैं आपके भी नहीं, मैं बाकी भी पुराने जब साहित्यकार होते, तो वो कहते थे कि हम दिन भर बैठ के पत्र लिखते रहते थे संपादकों को। पूरा दिन भर का हमारा रूटीन होता था, जितनी पत्रिकाएँ हैं, हम मतलब पूरा दिन-दिन भर बैठ के हम लिखते थे पत्र। और अभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स आ गए और 1 साल में, 2 साल में किताब आ जाती है। तो बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहूँगी इस डिसीज़न के लिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी चंपक नंदन में छप रही थी, तो आप तो शायद 1-2 साल में भी मतलब बहुत जल्दी आप किताब ला सकते थे। हाँ, बिल्कुल, पर मैंने उतनी जल्दी भी नहीं की। जब मैंने सोचा कि थोड़ा लेवल अच्छा हो जाए, ऐसे कर के मैं वेट करती रही। और जी, जी। इनफैक्ट मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिल गए उस पीरियड में बड़े-बड़े। तब मैंने ओह! अच्छा। अपनी पुस्तकें ज़्यादा लिखी। तो पहली 3 पुस्तकें बच्चों की हैं। पहली पुस्तक का बिल्कुल। नाम है 5 स्टोरीज़ या 5 कहानियाँ, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बच्चों की ही है। ओके, दूसरी रूम टू रीड ने अपने एनजीओ की तरफ से प्रकाशित की थी। ओके। उसमें भी एक ऐसी लड़की की कहानी थी हिस्टोरिकल एज में जो हिम्मत रख रही थी पूरी और ओह! सेना को वेरी हरा इंटरेस्टिंग। देती है, दुश्मन सेना को ओह! हरा देती है। फिर ओके, उसके बाद एक और बच्चों की कहानी की पुस्तक लिखी जिसके लिए मुझे प्रेमचंद अवार्ड मिला। फिर उस ओह! बीच मेरी कुछ कविता के लिए मुझे गुलजार साहब द्वारा अवार्ड मिल गया। तो उसमें तो बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, वो फेसबुक पर ही हुई थी और बहुत अच्छा, पार्टिसिपेंट्स थे। प्रतियोगिता। ओके। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं मेरा लेवल कुछ तो ठीक होगा तभी इतनी बड़ी हुँ, प्रतियोगिता हुँ। में मुझे अवार्ड मिला है। और नहीं, नहीं, उनकी बिल्कुल। आवाज में मेरी 4 लाइनें 4 पंक्तियां अभी भी यूट्यूब पे हैं। तो जी, वो जो है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ, और उनसे जो बातचीत हुई थी उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उसने भी मुझे बहुत मुझ में बहुत बदलाव लाया। जी, जी। और बस फिर मैं नहीं रुकी। फिर मैंने पहली नॉवेल अपनी प्रकाशित की जिसका उसके नाम है बाद। सोल सीकर्स। तो ओके। इस तरह से धीरे धीरे बस आगे बढ़ती रही। जी, बिल्कुल, गुलज़ार साहब हम कहते हैं आज के ज़माने के गालिब हैं। हम भी मतलब मैं भी खुद, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सिनेमा से साहित्य में आई हूँ, और सिनेमा मतलब मैं गुलज़ार के गीत, गुलज़ार की फ़िल्में, वही सब देख के और फिर सिनेमा से साहित्य की तरफ मुड़ी हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको आपको उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया है, और आपकी कविता अगर उनकी आवाज़ में है, तो ये तो जिसे कहते हैं ना कि लाइफ़ टाइम मोमेंट है वो आपके लिए। ज़रूर जी, होगा जी, और होना भी चाहिए।
क्योंकि गुलज़ार साहब हैं इतनी बड़ी हस्ती। बच्चों की बिल्कुल। बातों पे आती हूँ नीलम जी, क्योंकि मैं भी आज देखती हूँ जो जो मैगज़ीन्स हमारे आस-पास थी हमारे बचपन में, चंपक, नंदन, चंदा मामा, वो मोटू पतलू, वो बच्चों का साहित्य आज पूरी तरह गायब है। मुझे तो बहुत कम दिखाई देता है और पूरी तरह स्क्रीन में खो चुकी है ये जनरेशन। अच्छा, मैं इंग्लिश में देखती हूँ, मेरी भी बेटी है छोटी, और उसके लिए मुझे इंग्लिश की ही किताबें लानी पड़ती हैं क्योंकि अब वो अंग्रेजी ही पढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हिंदी साहित्य में आज बच्चों के लिए वैसा काम नहीं हो रहा? आपने तो काफ़ी पहले से शुरू किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में? जी, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात कुछ हद तक होती है। तो जी, जी। अगर बच्चों की रीडिंग हैबिट्स होंगी तो लोगों को खरीदने के लिए उसमें यानी पेरेंट्स खरीदने की कोशिश खरीदने करेंगे, की कोशिश करेंगे, और जी। जब खरीदी जाएंगी तब प्रकाशित भी होंगी। हालांकि गवर्नमेंट इस क्षेत्र में बहुत कर रही है, जैसे मेरी करीब 3 पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई हैं, और जी, जी। उनको मैं देखती हूँ कि स्कूल स्कूल में पहुंचाया जा रहा है और तरह तरह की भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ओह! यानी पहली 2 पुस्तक तो 10-12 लैंग्वेज में हो ही चुकी हैं ट्रांसलेट। अच्छा, और कुछ बधाई ऐसी आपको। जी, धन्यवाद। कुछ ऐसी लैंग्वेज में भी हुई हैं जिनका मुझे नाम तक नहीं पता था, परंतु मुझे इतनी ओह! खुशी हुई कि हाँ, वो लोग अब मेरी पुस्तक पढ़ते होंगे। पंजाबी, उड़िया, और अब मुझे सारे नाम भी नहीं याद आ रहे कौन नहीं, कौन नहीं, सी भाषा मैं में। समझ सकती हूँ क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि बच्चों का साहित्य उतना उस स्तर का भी लिखा ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपने क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसीलिए वो अनुवादित होकर भी बच्चों तक पहुँच रहा है। तो अभी यही एक स्थिति हो गई है कि बच्चों के लिए लिखने वाले बहुत कम हो गए हैं या बहुत अच्छा लिखने वाले, क्योंकि लिखना भी हमें ऐसा पड़ेगा कि वो उसे इंटरेस्ट जाग पाए। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी अगर कोई बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं लेखक तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या वो अपने लेखन में और जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो बच्चों जैसा सोचना पड़ेगा। या तो खुद के बालपन में जाइए, या अपने बच्चों के नजरिए से देखिए, या खूब बच्चों को वो सुनाइए। जैसे जी, मैं मेरी बिल्कुल। बेटी को सुनाते सुनाते उसके पता नहीं सारी फ्रेंड्स को भी सुनाने लगी थी कहानियां, और जी, मैं जी। कहीं तो नोटिस करती थी कि किस तरह की कहानियां उनको पसंद आती है। और ओके। बाद में तो मेरा क्राइटेरिया बन गया था कि अगर बेटी को पसंद नहीं आई तो वो कहानी अच्छी नहीं है। हाँ, आपको तो रिएक्शन मिल जाता है। हाँ। हाँ, तो जो है बच्चों को सुनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहाँ है ये देखना होगा, ना कि आप उनसे क्या चाहते हैं। जैसे अक्सर हम लोग सिर्फ मॉरलिस्टिक कहानी लिखते हैं। हमको बचपन में हाँ, मॉरल स्टोरी सब्जेक्ट सबको हुआ करता था, परंतु वो हाँ। हमको भी कितना घिसा पिटा लगता था कि इसके हर कहानी के एंड में एक लाइन आएगी कि सफाई इसलिए जरूरी है। तो हाँ, इसका ये इससे क्या संदेश मिलता है? हर बार ही हमें वो लिखना भी पड़ता था। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संदेश तो कहानियों में अक्सर होता है, छुपा हुआ संदेश एक होना भी चाहिए, परंतु जी, वो जी। छुपा हुआ होना चाहिए। वो अगर आप बिल्कुल। ब्लेटेंटली सिर्फ संदेश की ओर बढ़ेंगे तो बच्चे वो कहानियां आज के जमाने में तो नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे ऐसी कहानी लिखनी होगी, और फिर बच्चों की हैबिट धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। जैसे हमको याद है कि बच्चे वही करते हैं, अनुसरण करते हैं जो हाँ आप जी, करते दे हैं। तो अगर फॉलो आप यू, दे किताब फॉलो यू, राइट। हाँ, तो अगर आप किताब नहीं पढ़ते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे पढ़े। तो हमको याद है कि हम लोग जब सफर करते थे ट्रेन में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों जो एक कूपे में होते थे, तो तीनों एक हाँ, एक बर्थ पे लेट के अपनी अपनी कहानी की नहीं, किताब पढ़ रहे किताब, होते थे। बिल्कुल। तो उसको लगता था ये इम्पोर्टेंट है। फिर वो चित्र बहुत अच्छे होने चाहिए बहुत छोटे बच्चों के लिए, जो कहानियां होती हैं उसमें, जी, उससे अगेन बच्चे इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट। अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने सब कुछ अपनी बेटी से ये किया है या अपने भाई बहन से किया है, क्योंकि वो लोग भी मुझसे बहुत छोटे थे। तो मैं जैसे अच्छा। आवाजें वगैरह देती थी। जैसे मेरे भाई को घोड़े की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, वो मुझसे 10 साल छोटा था। ओह! इंटरेस्टिंग, तो हाँ।
तो उसके लिए एक कैरेक्टर मैंने बनाया था जिसका नाम था तेजस घोड़ा। तो तेजस ओके। घोड़ा ब्राउन कलर का घोड़ा था जिसपे थोड़े से ब्लैकिश पैच थे। तो ऐसा इन्हें डिस्क्रिप्टिव बनाना होता है कि उसको अपने आप इंटरेस्टिंग लगे। और फिर वो हाँ। घोड़े की एक आवाज थी जो कि और घोड़ों से थोड़ी अलग थी, और वो आवाज मैं हर अच्छा। बार निकालती थी कि घोड़े ने कहा तो वो फिर वो उसको अच्छा। बहुत इंटरेस्ट आता था। हाँ, उसकी बिल्कुल, ये शुरुआत देखिए जुड़ के ही आप लिख सकते हैं। वही कहते हैं ना कि आप, जैसे कहा जाता है कि आप भोगा हुआ ही लिख सकते हैं। तो अगर आपने बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाई हैं, अगर आपने इंटरैक्ट उस लेवल पे नहीं किया है, जैसे आप अपने अनुभव साझा कर रही हैं, कितनी अच्छी-अच्छी बातें आपने बनाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरैक्शन हो बच्चों से, उनका रिएक्शन मिले और तब लिखा जाए। काफ़ी जी अ, अच्छी एक्सपीरियंसेस और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, चित्रों का आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अगेन ज़रूरी है, और एक वही है कि आपको थिंकिंग भी वही रखनी पड़ेगी। और जो मोरल स्टोरी वाली बात आपने कही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप उनको ना सिखा नहीं सकते, आपको बहुत छुपा के सिखाना पड़ता है। इवन छोटी बातें भी अगर हम बोले तो हमें बहुत ऐसे घुमा-फिरा के उन्हें कहनी पड़ती है। तो कितनी बच्चों के ऊपर किताबें लिख दी हैं नीलम जी, और अभी आगे भी कुछ लिखने वाली हैं? हाँ, कई लिखी हुई हैं, बस मुझे वक़्त नहीं मिलता है कि मैं उन्हें भेजूँ प्रकाशन के पास, वरना मेरे अच्छा। पास कम से कम 8-10 तो बच्चों की पुस्तकें रेडी हैं, कुछ संग्रह हैं, कुछ अच्छा। इलस्ट्रेटेड बुक के लिए स्टोरीज़ हैं, तो हैं, काफ़ी सारी हैं। कुछ नहीं, लेकिन ये कविताएँ ज़रूर भी हैं। पहुँचना चाहिए। पहुँचना चाहिए नीलम जी आपने, क्योंकि सोच आपकी इतनी अलग है, और ब बच्चों से जुड़ने वाली सोच है। ऑलरेडी स्कूल्स में आपकी किताबें गई हैं, तो मैं कहूँगी ज़रूर आपसे कि आप ये भी ऑलरेडी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हैं, तो कुछ और किताबें ऐड होंगी, और बच्चों का ज़रूर, मैं क्योंकि मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं इस बारे में हमेशा बात करती हूँ कि बच्चों के लिए साहित्य की बहुत कमी है आज के दौर में। तो बिल्कुल, आप एक बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने काम किया है बच्चों के लिए, तो बधाई आपको उसके लिए। बहुत धन्यवाद। मुड़ते हैं जीवन के अगले पहलू की तरफ। थोड़ा-सा वैसे मुश्किल होता है बैलेंस, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस पे आप कुछ बात करना चाहेंगी? देखिए, सब। आपका फ़ोकस अगेन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और इसके लिए मैं तो सीखती हूँ अपने डॉग से। जो अच्छा, मेरा जी। पेट है, मेरा हाँ, पेट हाँ। है, उसका फ़ोकस बहुत क्लियर है। जब उसको अच्छा, खाना खाना है, तब खाना ही खाना है, तब उसको आप कितना ही घुमा-फिरा लो, वो कुछ नहीं करेगा। कुछ फिर नहीं करेगा, खाना राइट। खाने के बाद अगर उसको घूमने जाना है, तो उसको घूमने ही जाना है। तो अगर ओके, वो घूमने आप उसे नहीं ले गए, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो लाइफ में हमारा बिल्कुल। फोकस जरूरी होना चाहिए, हमारे टाइम के हिस्से बटे होने चाहिए। तो जी, जी। मेरे हिस्से तो बहुत बटे हैं, जैसे मेरा फर्स्ट फोकस हरदम अपना जॉब रहता है, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। अगर जब तक मैं कर रही हूँ तब तक मैं पूरी लगन से श्रद्धा से करना चाहती हूँ। और फिर उसके ज़िम्मेदारी भी बाद बहुत बड़ी है, मुझे लगता है। अब आप काफ़ी बड़े पद पर हैं। मेरे हमारे दर्शक जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ फिर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवेज़ में काफ़ी उच्च पद पर हैं नीलम जी, और इन सभी ज़िम्मेदारियों के साथ वो साहित्य में इतना बड़ा योगदान कर रही है। जी, बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा फ़ोकस वो पहला है, फिर परिवार आता है, फिर परिवार के बा इन दोनों के बाद जो वक़्त मिलता है उसमें मैं लिखती हूँ। जी, परंतु जी। मेरे लिखने का जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ है, क्योंकि मैं बहुत देर तक दबाई रहती हूँ कि मुझे क्या लिखना है, तो वो एकदम निकलता है तो किसी नदी की तरह या झरने की तरह निकलता है। और अच्छा, क्या खूबसूरत बात कही है आपने ना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग ना बस सोचते रहते हैं, जैसे हम भी सोचते रहते हैं, उसको हम लिखते नहीं, हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है, लेकिन हम बैठ के ना लिखना नहीं शुरू करते। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी जो लोग लिखना चाहते हैं और आपकी तरह किताबें, तो आप उन्हें कुछ टिप्स दें। देखिए, लिखने के लिए सबसे पहले तो बहुत पढ़ा होना चाहिए ज़िंदगी में। हरदम पढ़ते जी, रहना चाहिए, परंतु किसी न किसी स्टेज पे बहुत पढ़ा होना चाहिए। जी, पागलपने की बिल्कुल। तरह पढ़ा होना चाहिए, तो मैंने तो पागलपने की हद तक पढ़ा है। जब मैं जी, पढ़ती थी, बिल्कुल। घर में जब थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तब तक तो मैं इतना नहीं पढ़ती थी। पढ़ती थी,
पर यानी लिमिटेड। परंतु जब मैं हाँ, हाँ। फर्स्ट जॉब करने लगी तो मैं अगर एक पुस्तक ले लेती थी, एक नॉवेल ले लेती थी, वो चाहे इतनी मोटी हो, चाहे इतनी मोटी हो, वो रात को चाहे 2 बजे तक चले, 4 बजे तक चले, मैं तो जुनून की तरह उसे पढ़ती थी। अच्छा, खत्म और करके ही सोना वाला। ओके। हाँ तो अब बहुत लोग, उतना मैं तो भी नहीं कभी-कभी कर पढ़ती पाती। हूँ। तो वो अब तो नहीं कर पाती हूँ। अब तो मीन्स अगर पतली पुस्तक है तो ऑफ कोर्स कर लेती हूँ, अगर मोटी पुस्तक है तो लग जाते हैं 3 4 5 दिन। जी, जी। जी, जी। परंतु पढ़ती बहुत हूँ, क्योंकि पढ़ने से हम लोग बहुत अच्छा सीखते हैं कि कैसे जी, लिखना बिल्कुल। है, क्योंकि लिखना एक कला है। अ, बिल्कुल। आप ऐसे ही कुछ लिख के बहुत अच्छी बुक बना ली, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग जो जल्दी में रहते हैं, वो लोग अक्सर स्पेलिंग एरर्स को नहीं देखते, ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं देखते, और उनकी जी, पुस्तक छप बिल्कुल। जाती है। पर पढ़ने वाले पे उसका क्या असर हो रहा है, वो भी तो सोचिए। तो इसलिए जी, बिल्कुल। उस पे मेहनत करते रहिए। यानी अब ये कि एक चैप्टर में कितने वर्ड्स होने चाहिए अगर आप उपन्यास लिख रहे हैं, तो ये एक छोटा सा हाँ। क्वेश्चन है। जी, आप बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसमें मैंने, तब तो इंटरनेट का इतना जमाना नहीं था, थोड़ा बहुत हाँ, मिल हाँ। जाता था इंटरनेट पे, पर ऐसे चैट जीपीटी जैसा नहीं था कि आपने दिया और आंसर मिल गया। तो मैंने कम से कम 3 4 महीने तो इसी टॉपिक पे रिसर्च किया कि एक चैप्टर पे में कितने वर्ड्स होने चाहिए। ओके। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सलाह दे रही हैं आप। क्योंकि हम छपे हुए को पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। फिर आपको कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मेरी नॉवेल्स अक्सर उस शहर में बेस्ड रहती है जिसको कम से कम मैंने एक बार तो देखा है। ज्यादा बार ओके। देखा हो तो बहुत अच्छा। तो जैसे अभी जो मुझे एकदम से कहानियां याद आ रही है, मेरी नॉवेल्स याद आ रही है, इन द हाँ, हाँ, फ्लिकरिंग जी, ऑफ एन आई। बिल्कुल, आप बताइए, हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। हमने ये सेशन, जैसे मैंने कहा कि सफलता पर तो बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ना इंसान काफ़ी कुछ सिखा जाता है। तो जी। ज़रूर हम जानना चाहेंगे। जी। तो इन द फ्लिकरिंग ऑफ एन आई मैंने जब कंसेप्चुलाइज की थी, ये ऑनर किलिंग के बारे में थी। यानी मैं ओह! सामाजिक मुद्दों पे बहुत लिखती हूँ। तो वो जी, जी। किस तरह दो लोगों का दिल तोड़ देते हैं और फिर क्या क्या होता है, वो उसमें था समझ आगे गई। कहानी में। तो वो ये था कि भागना है हीरोइन ने और किसी जगह में जाके सेटल होना है उसको। ओके। तो अब ये सेटल होने वाला शहर कौन सा होगा, जहां उसको बहुत लोग ना मिले, कोई पहचान का भी ना मिले। जानता ना हो। ऐसा मुझे ओके। शहर चाहिए था। तो मैं सोचने लगी तो मुझे कालिम्पोंग याद आया, जहां मैं गई थी ये नॉवेल अच्छा। लिखने के 2 3 साल पहले। वहां मेरी एक बहुत खास सहेली रहा करती थी, तो मैं उसके घर गई थी और उसके साथ मैंने लोकल लाइफ देखी थी। हाँ, जाना था उसके उस भाई, शहर को। हाँ, तो उसके भाई जो हैं बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, इनफैक्ट वो उस नॉवेल के कैरेक्टर्स भी हैं। तो जो है, यानी मैंने बहुत करीब से देखा था। उन लोगों ने हमको घर बुलाया था और वहाँ के गीत सुनाए थे हमको। वहाँ हम टी के बागान में गए थे, तो वो सब चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट करते हुए वो शहर को चुना। शहर। और मेरी फिफ्टी ओके। परसेंट नॉवेल वहीं बेस्ड है। फिर वैसे ही एक मेरी जो नॉवेल है कार्मिक थ्रेड्स, आई ओके। थिंक ये मेरी लास्ट नॉवेल है अभी तक की। अब और लिखूंगी, लिखी हुई है, प्रकाशित करूंगी, परंतु ये मेरी लास्ट पब्लिश नॉवेल है कार्मिक थ्रेड्स। तो कर्म थे। ओके, ये, ओके। तो इसका कैसे मेरे दिमाग में उपज हुई, मैं पेरिस गई हुई थी 2 दिन ओके। के लिए। तो जब पेरिस गई थी तो दो घटनाएं हुई कि जब हम आईफिल टावर देखने गए तो मैंने कुछ ऐसी लेडीज को देखा जिनको छोड़ दिया गया था। पहली ओ घटना थी। फिर ओके। दूसरी घटना थी, एक मेट्रो का स्टेशन था। वो मेट्रो के स्टेशन पे बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। और वहां पे 1 मिनट के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम, और बेटी के लिए कहा कि तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं जरा पता करके आता हूँ।
तो उस 5 मिनट में तो हमारे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे उस हाँ समय। जी, ओके, ओके, समझ सकती हूँ, हाँ। क्योंकि वो हमारी पहली विदेशी यात्रा थी। बाद में तो मैंने सोलो यात्रा भी की है और मुझे अब ऐसा कोई डर नहीं लगता है, परंतु उस समय मैं डरी हुई थी। वो वो 5 अनुभव मिनट के आपके लिए। साथ रह जाता है, बिल्कुल, वो अकेलेपन तो का वो मेरा 5 मिनट जो का ही अनुभव शायद आपने लिखा हो। नहीं, वो मेरा क्लाइमैक्स उस नॉवेल का उसी स्टेशन पे है। और वहीं वो डिच करता है उसका हस्बैंड उसको, उसी स्टेशन पे। तो ज़रूर बहुत अच्छा क्लाइमेक्स होगा और मैं हमारे दर्शकों को जो भी सब देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप नीलम जी का ये उपन्यास पढ़िए, दोनों ही, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है कहानी। सामाजिक विषयों की जैसे आपने बात की तो बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक विषयों पर लिखा जाए। ऐसे ही महिलाओं के विषय पर भी कई बारी कहा जाता है कि आप कब तक लिखते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी ये लगता है कि लिखा जाना चाहिए क्योंकि स्थिति अभी बदली आज तक भी नहीं बदली है। छोटी-सी बात को दहेज को ही ले लें और रेप पे तो हम क्या ही बात करेंगे कि स्थिति कहीं बदली ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है? ख़ासकर महिलाओं से जुड़े विषयों पर भी मैंने देखा है आप कई बार बात करती हैं, लिखती भी मैंने हैं। लिखा है, बहुत लिखा है, और मेरे 7 में से 6 नॉवेल्स की प्रोटोगोनिस्ट एक फीमेल है जी, जी, और बिल्कुल एक इसीलिए मैं का आपसे जानना चाहती एक ही नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट मेल है, परंतु वो स्टोरी वो फीमेल बेस्ड है। वो थ्रू द आईज ऑफ दैट बॉय वो पर्सन। पूरी कहानी लिखी गई है जी, जी। कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ था, वो जैसे धीरे धीरे डिस्कवर कर रहा है। तो मेरी ओके, तो नायिकाएं रहती हैं कहानियों में, उपन्यासों में बहुत ज्यादा, और मेरी शॉर्ट स्टोरीज में भी रहती हैं, और ये सब विषयों को मैंने बहुत टच किया है। मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी जो हैं, जी, द जी। चिजल्ड वर्ल्ड, लाइन्स ऑफ फेट, द वीनस टेल्स। द वीनस टेल्स तो नाम से, टेल्स फ्रॉम वीनस रादर, तो ये नाम ओके। से ही आप समझ जाएंगे अच्छा कि ये टेल्स फ्रॉम महिलाओं वीनस की। ओके जी, महिलाओं की होगी जी। हाँ, तो ज्यादातर मेरी महिलाओं पे रहती है, और मेरा ये मानना है कि महिलाओं के साथ अभी भी पूरी तरह न्याय नहीं हो। जी, बिल्कुल और क्योंकि हमें लिखते ही रहना पड़ेगा जब तक चीज़ें नहीं बदलेगी क्योंकि एक बुद्धिजीवी के तौर पर देखिए हम एक्चुअली सिस्टम में तो कहीं जा नहीं सकते। तो हम इसी तरह अपने कर्म के थ्रू, अपनी लेखनी के ही थ्रू हम कुछ बदलाव की कोशिश कर सकते हैं और जैसे आपने कहा कि आपके सभी उपन्यासों की नायिकाएँ मतलब महिलाओं पर ही बेस्ड है, तो इसी तरह के उपन्यासों से, कविताओं से ही चाहे थोड़ा ही बदलाव आए, कहीं तो वो बदलाव की शुरुआत शायद हो सकती है ज़रूर। मैं भी ये एक भी मानती हूँ। इंसान बदल जाए ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मैं दिल्ली गई थी, तो जी, एक और कवि हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो उन्होंने, वो मुझसे बहुत दूर से मिलने आई, अच्छा, और उन्होंने बोला कि मैं आज मिलना ही चाहती थी तुमसे, हालांकि 10 साल हो गए हैं अपने को मिले हुए, पर मैं कोई बात बताना चाहती हूँ कि एक कविता जो मोटिवेशन पे मैंने पढ़ी थी कभी अपने पेज पे सोलो में, वो बहुत जी, डिप्रेस जी। थी उस पीरियड में, और सिर्फ अपने पेज की शोज देखा करती थी। तो मैंने हाँ, एक हाँ। कोई कविता पढ़ी जो कि कहती है कि नारी की फितरत नदी जैसी है और उसे बहते ही रहना है। तो बहुत वो सुंदर। उन तो वो उनको इतनी टच की कि उन्होंने अपने सोचने का दायरा उसी क्षण कुछ हद तक बदल दिया। तो वो उनके आंखों में तब भी आंसू थे, तो मुझे लगा कि अगर मुझे लिखने के लिए पैसे नहीं चाहिए, एग्ज़ैक्टली, मुझे जी। लिखने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, बस एक संतुष्ट इंसान मुझे मिल गया, तो मेरी लेखनी सफल हो गई। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विचार है। चाहूँ कि सभी ऐसे विचार रखें क्योंकि आपके लिखे शब्द कहते हैं ना कि आपका लिखा कई सालों तक रहेगा, आपके बाद भी रहेगा और बहुत सालों बाद भी कोई पढ़ के उससे अगर प्रभावित होगा, मोटिवेट होगा, तो वो आपकी उपलब्धि होगी। इसलिए बिल्कुल लिखते रहना चाहिए
और आपको भी मैं कहूँगी कि अभी और उपन्यास जो आपके अप्रकाशित रखे हैं, आप ज़रूर उन्हें लेकर आइए। महिलाओं से जैसे जुड़ी हुई एक और बात मैं करूँगी कि कैन वुमेन हैव इट ऑल? बहुत बार ये ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो सर्कल्स में पूछा जाता है। मैं भी कई बार इसलिए पूछती हूँ कि और वुमेन क्या मतलब कैन एवरीवन हैव इट ऑल? क्या सब सब पा जाना इतना आसान है जीवन में? बिल्कुल नहीं है। आसान तो किसी के लिए भी नहीं है, शायद वो वुमेन हो या मेन हो, किसी के लिए भी बहुत आसान तो नहीं होता है सब कुछ पा जाना। और जी, जी। जिंदगी में मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ अधूरापन अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ पा जाए तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बचेगी। बिल्कुल। जी, तो बहुत ये ही तो अच्छी बात पहली कही चीज है। आपने। ये जी, तो पहली चीज है। पर जैसे स्काई एक लिमिट है जिसको हम सोचते हैं कि हमको उस तक पहुंचना है, आसमान तक पहुंचना है। जी। आसमान तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आसमान खुद ही इल्यूजन है। परंतु एग्ज़ैक्टली, जी, परंतु आसमान को एक मेटाफर की तरह यूज किया जाता है कि हाँ, मुझे बुलंदियों को छूना है। ये आगे बुलंदियाँ तक। क्या हैं, इसकी परिभाषा मुश्किल है। तो अगर आप खुश हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका आसमान वही है, आपकी बुलंदियाँ भी वही हैं। तो वहां तक जी, जरूर बढ़ें जहां आप खुश महसूस करें, जहां आप मुक्त अच्छा। होके सोच सकें, मुक्त होके कह सकें अपनी बात। ऐसी जगह आप पहुंच जाएं तो बस वही एक खुशी है। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आप अपना-अपना आसमान तय कर लीजिए, है ना? हर हर किसी का आसमान अलग है और आप वहाँ जहाँ आप खुश हैं, क्योंकि आपका खुश रहना शायद बहुत ज़रूरी है, आपका खुश रहना, आपका संतुष्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय पता ही नहीं चल रहा, काफ़ी अच्छी बातें हो रही है, मेरा ध्यान ही नहीं गया है समय की तरफ। आने हाँ, वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएँगी? एलडब्ल्यूजी की तरफ हम फिर से लौटते हैं, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ। तो थोड़े उसके आने वाली कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे अगले लिट फेस्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें? अभी तो प्लानिंग स्टेज में है, होगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। परंतु जी, अभी जी। हमारी कमेटी मिलेगी और इसको डिसाइड करेगी कि कहाँ हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम जी, जी। पिछले के ही काम निपटा रहे हैं। तो जी, पूरे जी, बिल्कुल। निपट जाएंगे तो फिर हम लोग इसको करेंगे और कोई फाइनलाइज। योजनाएँ आप इस ग्रुप के थ्रू, अगर और भी कोई आप कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शक को देना चाहती हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, लेकिन कभी काफ़ी लोग अभी देर से जुड़े हैं, तो एक बार फिर अगर आप बताना चाहें? देखिए, ज्यादातर लोग जो अभी मुझे दिख रहे हैं अपने ग्रुप के ही दिख रहे हैं, और रेणु गुप्ता जी जी, जी। कह भी रही हैं कि उन्होंने स्काईलाइंस मेरी नॉवल पढ़ी है। अच्छा, जी। तो हमारे ग्रुप में लगभग 80% महिलाएं हैं, ट्वेंटी जी, परसेंट देखा मैंने। मेल्स हैं। जी, जी। 20% मेल्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग हैं। और मिलजुल के ही काम होता है। हम जी, बिल्कुल। किसी दायरे में बन जाए तो काम नहीं होता, तो हमारा ग्रुप इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे कभी कभी डिफरेंसेस भी होते हैं, परंतु डिफरेंसेस इसलिए होते हैं कि किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं। दो जी, लोगों का बिल्कुल। सोचने का तरीका अलग होता है, परंतु हम लोग कॉन्वर्सेशन हरदम चलने देते हैं। और अच्छा। काफी हद तक डेमोक्रेटिक है। कहीं कहीं हमको लेना भी पड़ता है कि नहीं, ये जी, फाइनल जी, है जी। करके, ये भी डिसीजन करना पड़ता है। जी, जी, बिल्कुल हम समझ लोग की सकती हूँ। बहुत जी। सारी योजनाएं हैं, रेनू यहाँ है, अभी हम लोग कुछ लोगों को ये करना चाहेंगे, बच्चों को अपनी मेंटरशिप में लेना चाहेंगे, कुछ प्रोग्राम्स ओके, और करना चाहेंगे। ऑनलाइन प्रोग्राम्स तो चलते ही रहेंगे, फिर कुछ ऑफलाइन अच्छा। की ओर भी बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हम बताते जाएंगे अपने फेसबुक जी, जी। पे भी, इंस्टा पे भी, और अपने वेबसाइट पे भी। जी, बिल्कुल, मैं फिर से दोहराऊँगी अपनी बात दर्शकों से, तो जैसे वो कह रही थी कि मिसाल है, बिल्कुल 80% महिलाएँ हैं और जो बाकी भी है, पुरुष साथी भी है, मैंने देखा है कर्नल सलिल और बाकी सभी लोगों को आपके, सुनील जी और ये मैं खुद उसकी साक्षी हूँ कि किस तरह मिल-जुल कर इतने बड़े एक उत्सव को अंजाम देना और सभी कहीं न कहीं व्यस्त भी हैं। ऐसा नहीं है
लेकिन समय निकाल कर एक टीम की तरह जिस तरह से काम किया, आपकी लीडरशिप में ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, सब अपनी बात रख पाते हैं, तो ज़रूर मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। एक और विषय जो मैं अंत में टच करना चाहती हूँ, वो है डिप्रेशन वाला विषय। थोड़ी देर पहले हम कहीं बात कर रहे थे, वो छूट गई बात वहाँ पे कि कहीं न कहीं स्ट्रेस आ ही जाता है लाइफ में, कुछ सिचुएशंस में। तो और बहुत हद तक हमें असर करता है। जॉब में हो, काम में हो, कहीं पे तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर बढ़ने लगता है, हमारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगता है स्ट्रेस एक तरह से कहा जाए तो। तो आप बताना चाहेंगी स्ट्रेस से किस तरह आपका कोई अनुभव आप साझा करना चाहें या किस तरह डील किया जा सकता है अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, स्ट्रेस कहीं न कहीं हम हर किसी का हिस्सा बन जाता है, परंतु स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि ज़िंदगी इस ओर बढ़नी चाहिए, परंतु ज़िंदगी हर बार उस ओर नहीं बढ़ती जिस ओर हम चाहते हैं। शायद उस ओर जी, बढ़ती है जहाँ जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। परंतु इस बिल्कुल। बात को हम नकारते रहते हैं। हम ये नहीं जी, समझते कि मुश्किलें भी आती हैं तो हमको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। जिस बिल्कुल। दिन हम विंड से डरेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तब तक हमको प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रेस होगा। परंतु हम हाँ, विंड के साथ अगर बहने लगे, तो हम बहुत खुश होंगे। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है, तो पेड़ भी हिलने लगते हैं, घास भी हिलने लगती है, तो उनको कोई जी, जी, प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। तो कुछ हद तक तो हमको उसके साथ बहना है, फिर सोचना है कि ये बहुत ठीक था, नहीं था, फिर अपने रास्ते बदल सकते हैं, रास्ते गलती मानना और रास्ते बदलने में कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से कि कई बारी हम समझ नहीं पाते कि क्यों वो मुश्किल आई है। कई बार हमारी अपनी सोच भी उसकी वजह होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे ही मन का हो, लेकिन शायद ईश्वर को या डेस्टिनी हमारे लिए वही लिखती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अ, अंत में मैं चाहूँगी कि आप अगर अपनी कोई कविता हमारे लिए पढ़ना चाहें या कोई कहानी, किसी भी उपन्यास से कोई पाठ हमारे लिए करना चाहें, क्योंकि हम ज़रूर अ, सुनना चाहेंगे। ऐसे तो मेरे पास अभी रेडी नहीं है। जी, जी। रुकिए, मैं ढूंढती हूँ, अगर कुछ रेडीली अवेलेबल हो गया तो। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, या तो मैं वही पढ़ लेती हूँ जो आज मैंने छोटी सी कविता फेसबुक पे सुबह सुबह डाली थी। हाँ, हाँ जी, इस ज़रूर पढ़िए क्योंकि जो भी हम आप क्योंकि इतना अच्छा लिखती हैं कुछ जो लोग आपको सुनते रहते हैं वो तो है, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर आपको सुनें और आपकी लेखनी से परिचित हों। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी छोटा-सा कुछ पढ़िए, बिल्कुल। जो आपका मन हो। तो जी। तो ये कविता है इस तरह कुछ। कहाँ मिल पाता है वो वक्त कि खुद से गुफ्तगू कर ले कोई। कहाँ मिल पाता है वो वक्त कि खुद से गुफ्तगू कर ले कोई। कभी कभी सुबह की भाग दौड़, कभी दोपहर की तपन, कभी शाम को घर वापस लौटने की हड़बड़ी, कभी रातों की खामोशी, और फिर दिन का खत्म हो जाना। जिंदगी भी तो यूं ही गुजर जाती है। किधर जा रहे होते हैं, क्यों भाग रहे होते हैं, इस रात से अनजान, बस दौड़ते ही रहते हैं। सोचती हूँ थोड़ा थम जाऊं, सोचती हूँ थोड़ा थम जाऊं, अपने आप को भी संवरने का वक्त दूं। जिस्म को नहीं, रूह को और सजाना चाहती हूँ। जिस्म को नहीं, रूह को और सजाना चाहती हूँ। और रूह तो सजती है गहन विचारों से, ख्यालों से, सवालों से। बैठी रहूं फुर्सत भरी शामों में और करती जाऊं रोज एक सवाल जिंदगी से। जवाब को सेकती रहूं गुलाबी धूप में, कि शामों को जब देखूं दिल का आईना, तो रूह अधिक खूबसूरत लगे। यही थी मेरी एक वाह! कविता। बहुत ही खूबसूरत
और जिस्म को नहीं रूह को सजाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। हम सब अगर ये कोशिश करें जिस्म के आवरण को हटाकर अगर अपनी रूह को सँवारने का काम शुरू करें तो हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत ही सुंदर कविता और मैं बताना चाहूँगी आप इस पेज पर और भी पोएट्री सुन सकते हैं, नीलम जी की भी पोएट्री और बहुत अच्छे राइटर्स हैं एलडब्ल्यूजी ग्रुप में और भी हर महीने कवि गोष्ठी होती है यहाँ पे। हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और भी अगर आप ये पेज फ़ॉलो कर लेंगे तो आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन ये केवल जो भी आपने कविता सुनी है, इतनी सुंदर कविता, ये केवल एक नमूना है कि और क्या आप पा सकते हैं इस पेज से जुड़कर और इस ग्रुप से जुड़कर। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ज़रूर जुड़ें और अंत में कोई ख़ास संदेश जो आप देना चाहें या अगर कोई दर्शकों में से कोई सवाल आप पूछ सकती हैं उनसे अगर वे कुछ पूछना चाहें, लास्ट के 5 मिनट हम देना चाहेंगे। अगर उनका कोई सवाल है, तो हम उनसे भी दे सकते हैं कोई सवाल और आपका कोई ख़ास संदेश जो आप हमारे सभी देखने वालों को देना चाहते हैं? संदेश तो बस मैं यही देना चाहती हूँ कि किसी चीज से हारे ना, बुलंदियां जरूर आपके कदम चूमेंगी, परंतु उड़ते वक्त ये ध्यान रखें कि जमीन कहाँ है, क्योंकि वो जमीन ही आपकी अपनी है। जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि बिल्कुल उड़ते रहिए लेकिन अपनी ज़मीन मत छोड़िए, याद रखिए कि आपने कहाँ से शुरू किया है। कोई और सवाल हमारे दर्शकों में से अगर लेना चाहें, अगर आप पूछ सकते हैं? कुछ और अगर अभी आप तो जानना चाहें? दर्शकों ने कोई सवाल पूछा नहीं है, तो जी, जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मुझे बिल्कुल समय का पता ही नहीं चला ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है हमें बात करते हुए और बहुत ही जिसे मैं कहूँगी कि सकारात्मक और मेरे लिए बहुत एनरिचिंग रही है बातचीत, मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे यकीन है कि सुनने वाले भी जो अभी लाइव सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, वो भी ज़रूर जानेंगे बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में क्योंकि मैंने बात अपनी शुरू की थी कि ज़िंदगी पढ़नी चाहिए, तो एक ज़िंदगी हमने आज पढ़ी है नीलम जी की। समय अभी कम है और भी हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, लेकिन आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा क्योंकि जो सफलता आपको बाहर नज़र आती है या आप देखते हैं बाहर, उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे की निराशाएँ, वो कहीं छुपी होती है और यही उद्देश्य है इस टॉक शो का, अनकही द टॉक शो। तो आप जुड़े रहिए और हम और भी हमारे गेस्ट इस शो में लाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक इस पेज को फ़ॉलो नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट फ़ॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे भी लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का पेज है, आप उसे भी ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए। आप और किस तरह के प्रोग्राम्स चाहते हैं कि हम करें? लिटरेरी वॉरियर ग्रुप को आप ज़रूर सलाह दे सकते हैं। और कोई बात नीलम जी अगर आप इसमें जोड़ना चाहें? नहीं, बिल्कुल, आप अगर लिखते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं। आप यहाँ कमेंट्स में लिखिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। जी, और बिल्कुल। सुरेखा का एक सवाल है, व्हाट डू जी, जी, यू बिल्कुल। व्हाट डू यू सजेस्ट दैट शुड वी राइट इन वन फॉर्म और ट्राई अदर? ये पर्सनल चॉइस है। अक्सर इसमें ऐसा होता है कि एक राइटर को बांध दिया जाता है कि आप इसी तरह के चीजें लिखते हैं, तो कभी कभी आप चाहते हैं कि आप वही करें। जैसे फिल्मों में भी होता है कि एक एक्टर ने जी, अगर डिशुम डिशुम ज्यादा कर ली तो उसको जो है उसी तरह के रोल मिलते हैं, परंतु फिर वही रोल करने हैं या आपको कुछ और नया एक्सप्लोर करना है, ये आपकी चॉइस है। मैं सब में सबको एक्सप्लोर करने में बिलीव करती हूँ, परंतु मेरे जैसे लोग कम हैं। ज्यादातर लोग जी, एक ही जी, चीज पे आगे बढ़ते हैं, तो ये अपनी चॉइस हो जाती है। जी, बिल्कुल आपने सही क्योंकि विधा आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप सब उसमें क्योंकि कोशिश हमें सब तरफ करनी चाहिए। एक ही तरह का लिखते हुए हम भी एक स्टेज पे आकर हम भी कहीं रुक जाते हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप कहते हैं ना कि वो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है राइटर का कई बारी, तो अगेन कभी आपने अगर फेस किया हो तो आप साझा कीजिएगा इस पे, कि अब हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, मेंटल ब्लॉक आ गया। आजकल बहुत ये टर्म कॉमन है राइटर्स में। तो कभी अगर मेंटल ब्लॉक आ जाए तो थोड़ी-सी विधा बदल के आप कोशिश कर सकते हैं कि कविताएँ लिख रहे हैं बहुत समय से तो एक छोटी-सी कहानी लिख दीजिए शायद। मेंटल ब्लॉक पे कुछ कहना चाहेंगी नीरज जी?
ये टर्म भी बहुत कॉमन है, अगर आपने भी सुना ही होगा, आजकल लोग काफ़ी बात राइटर्स करते हैं। ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक, देखिए, सॉरी या हाँ, मुझे तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मेरा प्रवाह ज़्यादा रहता है, वक़्त कम रहता है, तो मुझे कभी राइटर्स ब्लॉक जैसी चीज़ लगी नहीं। कभी लिखती हूँ, कभी नहीं लिखती हूँ, पर जो लिखूँ वो अच्छा लिखूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और जी, जी। परंतु कई लोग महसूस करते हैं उस वक़्त। पढ़िए, जब आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, यानी आप अभी पके हुए नहीं है, पके नहीं हुए नहीं है, तो आप मिठास नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो जो है, आप तब तक पकने की कोशिश करिए, यानी आप पढ़िए, खूब पढ़िए, फिर अपने आप कुछ नया आइडिया आएगा, फिर आप लिखिए। जी, बिल्कुल, मैं भी मतलब मेरा भी यही मानना है कि कहीं न कहीं वो हमारा ही गढ़ा हुआ ब्लॉक होता है, जिसे हम कहते हैं। तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी, और बहुत-बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए और इस बातचीत के लिए। बहुत ही एनरिचिंग रहा, और आप सभी लोग जो जुड़े आज के इस कार्यक्रम में, ममता पंडित का नमस्कार आपको। और हमारी कोशिश रहेगी अनकही द टॉक शो में ऐसी ही अनकही बातें और लेकर आने की। जुड़े रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार, फिर मिलेंगे।